प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति। पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, वे किस तरह से बनती हैं और उसका उत्पादन कैसे होता है, इसके बारे में मैं आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था। उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फिजिक्स से 12th का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ये वीडियो के अंत में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम इसी तरह के नए नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम तीन अक्ष लेते हैं। हम जानते हैं कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग है वो क्या होती है, तीनों अक्ष में चलती है। ठीक, कल मैंने आपको बताया था। ठीक, एक्स अक्ष में क्या होती है, विद्युत होता है, विद्युत क्षेत्र, और नीचे में कौन होता है, ठीक नीचे अर्थात वाई अक्ष में, वाई में होता है चुंबकीय क्षेत्र, और जेड अक्ष में होता है तरंग संचरण की गति। मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग इस तरह से ऐसे ऊपर नीचे होते हुए वो चलता है। जेड अक्ष में ऊपर होता है विद्युत क्षेत्र, नीचे मतलब वाई की तरफ, ठीक इधर होता है चुंबकीय क्षेत्र, और जेड अक्ष में इस तरह से चलता है विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक, तो उसी तरह से तीन अक्ष हम ले लिए हैं यहाँ पे। अब इस अक्ष में एक तल है जो जेड अक्ष के धनात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा है। ठीक, तल है हमारे पास ये, जिसे हम षट फलक कहते हैं। ठीक, इसका नाम है ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक, इस तल का नाम है जो जेड अक्ष के धनात्मक अक्ष में आगे बढ़ रहा है। ठीक, और जब ये आगे बढ़ रहा है तो तरंगाग्र उत्पन्न होगा। अब तरंगाग्र क्या होता है उसको मैं चैप्टर 10 में पूरी डिटेल से बताऊंगा। तो भी सिर्फ ये देखिए कि ये जो तल है वो आगे बढ़ रहा है, तो तल जब आगे बढ़ रहा है तो इसके दाईं ओर मतलब इधर, ठीक इसके दाईं ओर विद्युत क्षेत्र E और चुंबकीय क्षेत्र B का मान क्या होता है, शून्य होता है। और इसकी बाईं ओर मतलब इधर का जो मान है वो Z और T के ऊपर निर्भर करता है। ठीक, अब इसमें जो एक भुजा है C और D, ठीक ये CD भुजा को हम ले लिए dx, और AD को ले लिए हम dy, और E और A को ले लिए हम dz। तो dz क्या है, z अक्ष में है, dy क्या है, AD मतलब ये y अक्ष में, और CD कौन से अक्ष में है, dx मतलब x अक्ष में है। और ये हमारा क्या है, एक समांतर षटफलक है जिसका नाम है ABCD EFGH। ये समांतर षटफलक है जो यहाँ पे रखा हुआ है। थोड़ा सा इसका वर्णन है, फिर इसका पूरा गणितीय व्याख्या है। तो वर्णन यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। माना एक समांतर षटफलक ABCD EFGH की कल्पना करते हैं जिसकी भुजाएं dx, ठीक जिसकी भुजाएं dx और dy और ये dz क्रमशः x अक्ष, y अक्ष तथा z अक्ष के अनुदिश है। ठीक, तो ये छोटा सा वर्णन है, इसको आप लिख सकते हो, और इसमें बहुत कुछ और दिया है थ्योरी, उसे मैं छोड़ दिया हूँ। अब फिर देखिए व्यंजक। तो व्यंजक क्या है, समांतर षटफलक द्वारा घिरा हुआ आवेश शून्य होता है। हम जानते हैं चैप्टर 1 में पढ़े थे। ठीक, किसी भी पृष्ठ के अंदर में आवेश क्या होता है, शून्य होता है। खोखला आवेश होता है तो उसके अंदर में आवेश क्या होता है, शून्य होता है। तो समांतर षटफलक ABCDEFGH द्वारा जो अंदर में आवेश है वो क्या होता है, शून्य होता है। तो जब शून्य होता है तो गॉस के नियम क्या कहता है भाई, गॉस का नियम कहता है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात गॉस के नियम से बंद समाकलन E डॉट ds अर्थात विद्युत क्षेत्र, और ds क्या है, उसका तल है, ठीक षटफलक का। और गॉस का प्रमेय होता है Q/ε0। चूंकि Q का वैल्यू क्या ले रहे हैं, हम 0 ले रहे हैं। ठीक, समांतर षटफलक द्वारा घिरा हुआ आवेश क्या होता है, इसके अंदर में जो आवेश है वो शून्य होता है। तो Q का वैल्यू 0 लेंगे तो हमको ये मिलेगा बंद समाकलन E डॉट ds इक्वल टू, Q का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो ये वाला पद पूरा हो जाएगा 0। अब ये क्या है, समांतर षटफलक के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल है। इसको हम अलग अलग पार्ट में भी लिख सकते हैं। समांतर षटफलक में 6 पृष्ठ होते हैं। कौन कौन सा 6 पृष्ठ होता है, देखिए एक पृष्ठ आपको दिख रहा है A B C D, ठीक। दूसरा पृष्ठ
EFGH, तीसरा पृष्ठ ADHE, चौथा पृष्ठ BCG और ये F, पांचवा पृष्ठ DCGH, छठवा पृष्ठ ABFE। टोटल 6 पृष्ठ होते हैं। तो जो हम लिखे हैं E.DS, इसको हम पार्ट में भी डिवाइड करके लिख सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम ए से। ठीक, इस पृष्ठ से सभी को लिखते हैं। बंद समाकलन E.DS। ठीक, पहला पृष्ठ उधर राइट वाला, तो ये हो जाएगा ABCD प्लस दूसरा पृष्ठ E.DS। लेफ्ट में आ जाइए, लेफ्ट मतलब इसमें EFGH, नाम दे दीजिए यहाँ पे EFGH। फिर तीसरा में ले लीजिए नीचे वाले भाग को ADHE। E.DS। ठीक, हाँ इस ये वाला है ADHE, ADHE। ठीक, ये वाला ले रहे हैं ADHE। उसके बाद चौथा जस्ट ऊपर चले जाइए BCGF, बंद E.DS, BCGF। फिर पांचवा के बाद पांचवा नंबर में आइए, पांचवा में इसको लीजिए बड़े वाले साइज को DCGH में। ठीक, DCGH। और एक लास्ट नंबर में हो जाएगा ये वाला ABFE, बंद समाकलन E.DS इक्वल टू 0। क्या होगा ABFE। अब इतना तो हम निकाल लिए। अब देखिए इस पृष्ठ में, देखिए इस तल में देखिए विद्युत फ्लक्स है। विद्युत फ्लक्स क्या होता है बगल में बता रहा हूँ मैं, E.DS। ठीक, E.DS इक्वल टू होता है EDS और ये cos थीटा होता है। ठीक, तो सबसे पहले मैं पृष्ठ ABCD के लिए देखूं। ठीक, ABCD, तो इस पृष्ठ के लिए देखूं तो इस पृष्ठ का तल क्या है, इधर है। ठीक, इस पृष्ठ का तल क्या है, इस तरफ है, और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर है, तो दोनों आपस में समानांतर है। ठीक, ABCD का तल भी राइट साइड में है और विद्युत क्षेत्र भी राइट साइड में है, तो दोनों का तल एक दूसरे के समानांतर हैं, विद्युत क्षेत्र और इस पृष्ठ का तल। इसलिए यहाँ पे 0 अंश का कोण बनेगा, तो cos 0 रखेंगे, तो cos 0 मतलब 1 आएगा, तो ये हो जाएगा EDS। सेम इसमें भी होगा, लेकिन जस्ट ऊपर वाले में जाइए BCGF, इसका तल क्या है, इस तरफ है। ठीक, BCGF का जो तल है वो ऊपर तरफ है। किसी भी पृष्ठ का तल क्या होता है, उसके लंबवत होता है। जैसे आपका पृष्ठ है तो इस पृष्ठ का तल क्या होगा, इसके लंबवत ऐसे बाहर की ओर होगा। ठीक, तो इस पृष्ठ का तल क्या होगा, ऊपर की ओर होगा। और विद्युत क्षेत्र क्या है, इस दिशा में है, तो यहाँ पे कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का, अर्थात BCGF। ठीक, BCGF मैं टिक लगा देता हूँ, ये BCGF यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाएगा, तो ये होगा EDS cos 90, और EDS cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0। तो ये क्या मिला हमें, 0 मिला, अर्थात BCGF। ठीक, BCGF हमें मिल गया 0। और दिखते रहिए। ठीक, इसको मैं और दूसरे तरीके से बताऊंगा, पहले आप इसको समझ लीजिए। तो BCGF 0 मिला, इसी तरह से ADHE, इसका तल क्या होगा, इस तरफ होगा, तो तल नीचे की ओर होगा, और विद्युत क्षेत्र ऐसे है, तो विद्युत क्षेत्र और इस पृष्ठ का तल एक दूसरे के लंबवत होंगे, तो यहाँ पे भी 90 अंश का कोण बनेगा। 90 अंश का कोण बनेगा मतलब cos 90 होगा, और cos 90 का वैल्यू होता है 0, और इस 0 के कारण इसका कुल विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अर्थात ADHE। ठीक, ADHE ये वाला पद भी 0 हो जाएगा। उसके बाद और देखिए, फिर एक तल है हमारा ये बड़े वाला, ये तल, ये ठीक, ये तल, इस तल के लिए भी तल ऊपर की ओर है,
तो इस तल में भी तल ऊपर की ओर है और विद्युत क्षेत्र इधर है, तो ये तल का भी क्या होगा, विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। कौन सा, DCGH, ये वाला भी शून्य हो जाएगा। बच्चा फिर एक हमारे पास ये वाला बड़ा वाला तल ABFE, ठीक, AB ये वाला और ये FE, ये तल भी क्या होगा, शून्य होगा। ठीक, इस तल से भी गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान शून्य होगा, अर्थात ABFE ये तल भी शून्य हो जाएगा। तो बचेगा सिर्फ हमारे पास ये दोनों। अब एक तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं गणितीय रूप में, और नॉर्मली हम समझेंगे तो क्या होगा, इसमें से जो विद्युत फ्लक्स है, मतलब इसमें से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स और इसमें से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है, ये शून्य होता है। इसको थ्योरेटिकल भी हम समझ सकते हैं। गणितीय व्याख्या से तो हम जान लिए कि उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होता है, शून्य होता है। कैसे, देखिए, विद्युत क्षेत्र E, ये है विद्युत क्षेत्र E, तो विद्युत क्षेत्र E का x घटक ये होगा EX, ठीक, और y घटक होगा EY। तो विद्युत क्षेत्र E के x घटक और y घटक परिवर्तित नहीं होते हैं। ठीक, विद्युत क्षेत्र E के x घटक और y घटक परिवर्तित नहीं होते हैं, अर्थात x मतलब ये वाला तल, ठीक, और y मतलब ये वाला तल, तो ये परिवर्तित नहीं होता है। तो z वाला परिवर्तित होता है, मतलब इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है और इस तल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है। ठीक, ये z वाला है, ये z वाला है, तो इससे और इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है। चूँकि ये दोनों तल बराबर हैं और एक दूसरे के विपरीत हैं, तो इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है और इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है, विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ठीक, तो इस तरह से ये भी होता है, ये थ्योरेटिकल है। इसको जो मैं आपको थ्योरी बताया उसको यहाँ पे लिख दिया हूँ। विद्युत क्षेत्र E के x अक्ष और y अक्ष के अनुदिश घटक परिवर्तित नहीं होते, अतः BCGF और ADHE से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स बराबर और विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ठीक, हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार करके, इस प्रकार, बंद समाकलन E डॉट ds और ये होगा ABCG बराबर बंद समाकलन, ठीक, ये होगा E डॉट ds और इसका क्षेत्रफल ADHE, इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा। तथा अब इसी तरह के सेम टू सेम एक तल है हमारे पास, ये चतुर्भुज के आकार में एक तल ये, ठीक, ABFE और DCGH, इस तल से भी गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं इसी तरह करके, ठीक, इसी तरह, ठीक, ABFE बंद समाकलन E डॉट ds ABFE प्लस E, यहाँ पे प्लस लगा लीजिए, ठीक, क्योंकि दोनों का योग शून्य हो जाएगा, यहाँ पे हम इस वैल्यू को रखेंगे भी, तो ये होगा प्लस। अब इसके साथ एक तल कौन है हमारा, CD और G और H, तो यहाँ पे क्या लिए हैं, ठीक, CDGH लिए हैं, तो DCGH ले लेता हूँ मैं, बंद समाकलन DCGH और ये E डॉट ds इक्वल टू 0। अब इन चारों के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 में इन सभी मानों को रखने पर, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं समीकरण 1 से, ठीक, तो ये दोनों बस बचेंगे, इन चारों का मान क्या होगा, शून्य होगा। ठीक, ये दोनों बचेंगे और इन चारों का मान क्या होगा, शून्य होगा, अर्थात बंद समाकलन E डॉट ds प्लस, ठीक, इसका क्षेत्रफल ABCD और बंद समाकलन E डॉट ds, इसका क्षेत्रफल EFGH, ठीक, और ये प्लस 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, ये सभी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये जो बचा है हमारा, देखिए ABCD, ये है हमारा ABCD, ये वाला, ठीक, यही है ना, ये वाला, और एक तल बचा हमारा ये, तो ये क्या है, एक तरह से आयत है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये हम
ABCD का क्षेत्रफल और यहाँ पे EFGH का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो यहाँ पे हम क्षेत्रफल रख सकते हैं E इंटू DS, मतलब ये क्षेत्रफल होगा, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये मान लीजिए लंबाई है इस तल का dx और चौड़ाई है इस तल का dy, तो dx और dy क्या है, लंबाई और ये चौड़ाई, और इसके घटक क्या है भाई, इस अक्ष के घटक EZ है। तो इस तल के लिए ABCD के लिए, ठीक, ABCD के लिए ये हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, अर्थात लंबाई होगा dx और चौड़ाई होगा dy, और इस तल का घटक क्या है, EZ है। क्या है तल का घटक, EZ। तो यहाँ पे हम तल के घटक को भी लिख देते हैं EZ, फिर ये प्लस है तो प्लस हो गया, ठीक। इस अक्ष को मिटा देता हूँ, इसका ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक। यहाँ पे डेरिवेशन को हल करेंगे। दूसरा E डॉट DS EFGH, ठीक, ये वाला तल, इसमें के लिए भी क्या होगा, ये dy है तो ये भी dy होगा, ठीक। ये तल क्या होगा, वो dx है तो ये भी dx होगा। तो EFGH इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई dx और चौड़ाई dy, और इसका घटक क्या है, EZ है। अब इसका घटक EZ है और इसका जो घटक है इस तल का वो जस्ट इसके विपरीत दिशा में है, मतलब इसके अपोजिट है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, इसको माइनस लेंगे और इसको ब्रैकेट के अंदर में बंद कर देंगे। माइनस लेने का कारण यही है कि इसके घटक और इसके घटक दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो विपरीत है इसलिए यहाँ पे हम माइनस चिन्ह लिए हैं। तो यहाँ पे आप बता भी सकते हो, ठीक, जहाँ EZ और EZ क्या चीज़ के घटक है भैया, जो पृष्ठ लिए हैं उसके घटक है ये, ठीक। कौन सा पृष्ठ, ठीक, जहाँ EZ और EZ फलक ABCD, ठीक, फलक ABCD तथा फलक तथा EFGH के अनुदिश विद्युत क्षेत्र के घटक हैं, विद्युत क्षेत्र के घटक हैं। मतलब EZ और EZ फलक ABCD और EFGH के अनुदिश विद्युत क्षेत्र के घटक हैं, ठीक। EZ और EZ के बारे में हम यहाँ पे बता दिए। माइनस के बारे में भी बता सकते हो आप क्या बता सकते हो, ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि फलक ABCD और फलक EFGH दोनों का क्षेत्रफल एक दूसरे के विपरीत है, ठीक, दोनों का घटक एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए यहाँ पे हम लगाए हैं ऋण चिन्ह। अब इसके आगे हम इसको हल करेंगे तो ये मिलेगा हमको EZ dx dy, ठीक, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा, और ये होगा EZ और dx और dy इक्वल टू 0, माइनस उधर जाके क्या बनेगा, प्लस बनेगा, तो ये होगा EZ dx dy, माइनस उधर जाके प्लस बनेगा तो ये होगा EZ dx और ये dy, ठीक। dx dy दोनों कट जाएंगे तो ये बचेगा EZ इक्वल टू EZ। अर्थात हम कह सकते हैं कि Z अक्ष के अनुदिश विद्युत क्षेत्र के घटक बराबर होते हैं, अतः विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन नहीं होता है, और परिवर्तन नहीं होगा तो तरंग भी उत्पन्न नहीं होगा। तो इसका घटक क्या मिला, शून्य मिला, ठीक। इतना हमको सिद्ध करना था। इसी तरह से हम इसके आगे को भी सिद्ध कर सकते हैं, जैसे कि विद्युत क्षेत्र शून्य हुआ, इसी तरह से हम चुंबकीय क्षेत्र को भी शून्य दिखा सकते हैं, ठीक। BZ को भी निकाल सकते हैं इसी तरह से, लेकिन आप यहीं तक इसको ज्ञात करेंगे तो ये व्यंजक आप सिर्फ यहीं तक ही हल करेंगे। इसके आगे का जो कंडीशन दिया है उसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो उसको पढ़ सकते हैं। इस तरह से ये वीडियो सिर्फ इतना ही है, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके आगे के टॉपिक को। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, एक छोटा सा कॉमेंट भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड लोगों को शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ।